So a very good evening to all my dear friends. We have yet another topper of 2023 NABARD and Divyanshi with us, and she hails from Himachal Pradesh. And one of the best thing with her is that she is working in bank. And many of the aspirants from bank, they really want to get into the regulatory bodies, but they are unable to manage. So today we will try to see that how she has managed the timing while working. So बहुत सारी चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे दिव्यांशी से, एंड आप भी इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई कर सकते हैं. So Divyanshi, first of all, congratulations मेरी साइड से आपको for cracking and finally getting into that limited number of students for that select list of the examination. Thank you so much, sir. Thank you. Okay, Divyanshi, now coming on to your agriculture graduate, एक तो benefit you have, right? And you are working in the bank also, जैसे मैंने बताया. So how do you just manage the time being working in officer grade also and preparing for NABARD? थोड़ा सा डिटेल में बताइएगा, because this will help many of the bankers to fulfill their dreams. Okay, sir. So thank you so much for this beautiful introduction. Firstly, so मेरा ज्वाइनिंग हुआ था अभी लास्ट ईयर जुलाई 2023 में. सो नबार्ड मेरे माइंड में काफी पहले से ही था, क्योंकि मैं एग्रीकल्चर ग्रेजुएट भी थी और ये एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हम बहुत अच्छे से अपना पोटेंशियल यूज कर सकते हैं, मोस्टली एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स. सो ये मेरे माइंड में काफी पहले से था, लेकिन स्टेबिलिटी के लिए और फाइनेंशियली मेरे को स्टेबल होना था, तो उसके लिए मैंने एफओ भी दिया और गॉड ग्रेस मेरा हो गया उसमें. लेकिन एज एवरीबडी नोज दैट कि इसमें बहुत ज्यादा प्रेशर है और वर्किंग आवर्स का कुछ मैनेजमेंट है नहीं प्रॉपर वहाँ पे. अगर आप 7 बज रहे हैं, कभी 8 बज रहे हैं, कभी 9 भी बजते थे. लेकिन लास्ट ईयर भी मैंने नबार्ड की प्रिपरेशन की थी और मैंने इंटरव्यू भी दिया था, तो मेरा प्रिपरेशन काफी अच्छा था पिछले साल भी. लेकिन जब एएफओ हो गया तो मैंने यही सोचा था कि मैं इस जॉब में जाके कंफर्टेबल नहीं होंगी कि हाँ यहाँ पे अब जॉब लगी है, इनकम आ रही है. नहीं, मेरे दिमाग में यही था कि यहाँ से निकलना है. जो मेरे दिमाग में पहले से था कि नबार्ड जाना है, तो मैंने उस चीज को अपने माइंड में रखा और प्रिपरेशन रखा. सो जैसे मैं 6 या 7 बजे आती थी बैंक से, तो मैं थोड़ा रेस्ट करती थी. उसके बाद मैं अपना टारगेट पहले ही रखती थी कि 3 घंटे तो निकालने ही है शाम को. तो मेरा जो वीक एरियाज थे, जैसे कि और जो करंट चल रहा है, जीए हो गया, पीआईबी हो गया या स्कीम्स होगी करंट, मैं उन्हीं को पढ़ती थी शाम के टाइम. और सुबह मैं उन्हीं को रिवाइज करती थी और सुबह मैं मॉक्स लगाती थी, जैसे शॉर्ट मॉक्स हो गए अड्डा के वगैरह. तो ऐसे ही टाइम मैनेज कर पाती थी, क्योंकि वर्किंग हो तो आपके लिए इतना पॉसिबल नहीं है 8-10 घंटे निकालना, वही 3 से 4 घंटे निकल पाते थे. उसी को मैंने यूटिलाइज किया. बस दिमाग में यही था, मुझे पता था कंपटीशन बहुत है, बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो फुल डे लगा रहे होंगे. लेकिन मैं वो ना सोच के यही सोचती थी कि मैं लास्ट ईयर भी दिया है तो मैं इस बार कर सकती हूँ. जहां मैंने लैग किया उन चीजों को मैंने अच्छे से करा. जहाँ मुझे लगा कमी है, मैंने उसको अच्छे से और रिवाइज किया, उन चीजों को और पढ़ा, उन चीजों पे काम किया. फिर शॉर्ट मॉक्स किया. जैसे क्वांट रीजनिंग के लिए तो टाइम नहीं था, बट यस मेरी प्रैक्टिस बहुत थी उसमें, पहले से बैंकिंग की तैयारी की थी, तो मैं उनके बस अड्डा के शॉर्ट क्विज लगाए थे थोड़े बहुत. इंग्लिश में उसी तरह की मैंने प्रिपेयर. और रही बात ईएसआई की, ईएसआई के लिए यस मैंने स्टार्टिंग से प्रिपरेशन शुरू कर दिया था, स्टार्टिंग फ्रॉम द जुलाई. तो मैं डेली अपना पीआईबी का रिवीजन करती थी और नोट्स बनाती थी प्रॉपर, और उसी की तरह स्कीम्स भी वैसे ही पढ़ती थी. तो मेरा मेन फोकस उन दो चीजों पे था, क्योंकि ज्यादातर एज हम अगर प्रीवियस ट्रेंड्स देखें तो ईएसआई और स्कीम से काफी क्वेश्चंस आते हैं. तो मैंने बस उसी पे अपना फोकस रखा. और एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्री तो मैंने पढ़ा ही था, मैं एग्री ग्रेजुएट हूँ. लेकिन हाँ, एग्री इसमें बहुत डीप में नहीं आता है, ये तो सबको पता है बहुत. लेकिन हाँ, एग्री को ऐसे कि थोड़ा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स लिए थे, जैसे मैंने एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस और हॉर्टिकल्चर, ये 3 सब्जेक्ट्स पे थोड़ा ज्यादा फोकस किया. यहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नबार्ड में. बाकी जो माइनर सब्जेक्ट्स थे उसके मैंने सिर्फ वन लाइनर्स तैयार करे थे. सो ये मेरा बस इसके लिए था. और जीए के लिए मैंने अफेयर्स क्लाउड के कंपाइलेशंस पढ़ी थी. सो ये मेरी स्ट्रैटेजी थी. यस वेरी सर. गुड. And last year जब आपने दिया and this year भी दिया, last year also you gave the interview, this year also you have given the interview and final conversion हुआ इस साल. Uh, यस. so last year के preparation को आपने carry forward किया इस year, right, as you said, and with little bit of refinement.
Yes, sir. Okay, that's good. Now coming on to the phase two of the examination after clearing the phase one, right? So what was your overall strategy for descriptive and objective? How do you balance both the things for the phase two of the examination? सर एज आई सेड कि लास्ट ईयर भी मैंने मेंस दिया था, तो मैंने लास्ट ईयर काफी प्रैक्टिस करा था, तो डिस्क्रिप्टिव का आइडिया था मुझे कि हाउ टू राइट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, वो दिमाग में थी चीज। तो इस साल मुझे ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी थी। और टाइपिंग की जो थी वो बैंक में आके, तो वैसे हमें बहुत टाइपिंग होती है, तो उसकी थोड़ी प्रैक्टिस तो हो ही जाती है बैंक में आके। लेकिन हाँ, मैंने कुछ क्वेश्चंस टाइप भी किए थे, जैसे कुछ लेटर्स भी लिखे थे, कुछ एसेज भी प्रैक्टिस करे थे। और मतलब पीआईबी अगर थॉरली पढ़ा है तो मेरे को नहीं लगता कि इतनी दिक्कत आती है। स्कीम्स थॉरली पढ़ी हैं, अगर अगर आपने प्री में अच्छे से प्रिपरेशन की है तो मेंस में इतनी दिक्कत नहीं आती है। सो मैंने सब प्री में थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर किया था, मेंस के लिए इतना टाइम नहीं मिल पाता है और थोड़ा टाइम हम्म। कंस्ट्रेंट रहता है जॉब में। तो डिस्क्रिप्टिव के लिए बस मैंने रिवाइज किया था ज्यादा और थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करी थी। सो लास्ट ईयर का मेरा थोड़ा सा मेहनत इस साल रंग ला रहा है। राइट। और एक ह्यू एंड क्राई है ना कि स्टूडेंट्स आर राइट, दोज हु स्टार्टेड फर्स्ट टाइम जो स्टार्ट करते हैं चीजों को, एक स्कीम को लेके एक फियर रहता है कि 300 400 500 स्कीम्स पढ़ रहे हैं, राइट? कि ये भी पढ़ लेते वो। डू यू थिंक दैट इतने सारे स्कीम्स पढ़ने की जरूरत है? व्हाट वाज योर टेक ऑन दिस स्कीम्स? सर मैंने जब फर्स्ट टाइम भी प्रिपेयर किया था, मैंने इतना स्कीम्स पे इतना नहीं फोकस किया था, बिकॉज मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे थे, तो मैंने एक चीज देखी कि जो करंट में पीआईबी और स्कीम्स चलता है वो ज्यादा वहां से पूछते हैं। और कुछ अम्ब्रेला स्कीम्स या मेन स्कीम्स होती है, लाइक मनरेगा हो गया, वहां से हर साल वो ट्रेंड चल रहा है कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आई थिंक आपको बस एक बार उस चीज को आपको खुद डिवीजन करना है कि आपको कहाँ से कितना पढ़ना है, वो आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि अगर आप पेपर के ट्रेंड को समझ रहे हो तो मीन्स आपने बहुत थॉरली उस चीज को जानना है कि पेपर किस तरह का होता है। तो मैंने भी वही चीज करी थी, 2 बार एग्जाम दिया था, तो इतना पता था कि कहाँ से कितना पढ़ना है। एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, एनिमल हस्बेंड्री, सोशल इश्यूज, ये रिलेटेड स्कीम्स मैंने बहुत थॉरली पढ़ी थी, क्योंकि मुझे पता है यहाँ से ज्यादा आने वाला है। उसके बाद बाकी मेरे पास इतना टाइम नहीं था, तो जो पीआईबी से रिलेटेड या करंट स्कीम्स थी लाइक विश्वकर्मा हो गए ये सब, तो उनको मैंने बार बार रिवाइज किया। सो यही मेरा अप्रोच रहा था इस एग्जाम में। Right. For those students who will be watching this video, my message to them, and Divyanshi has also said, कि see, first time नहीं हुआ तो नहीं हुआ, but whatever knowledge you gain, right, वो knowledge काफी काम आता है। ऐसे demotivate नहीं होना, right? अगले राइट। बार दोगे, आज नहीं तो कल, if you continue with the process, आज नहीं तो कल, if you're going in right direction, the things will be in your favor, right? In one day. That is one thing. Uh, Devanshi, now coming on to the areas, what students, right, they have many things to do. मैं इसीलिए हर एक सक्सेसफुल कैंडिडेट से ये पूछता हूँ ये क्वेश्चन, बिकॉज करने को बहुत कुछ है, बट नहीं करने को आप ऐसे कुछ चीजें बताएं जो नहीं करना चाहिए कैंडिडेट्स को वाइल प्रिपरेशन, जो आपने प्रैक्टिकल वे में एक्सपीरियंस किया है इस चीज को। राइट। सर जब मैंने स्टार्ट किया था प्रिपरेशन, तो मैं सोचती थी यहाँ से भी पढ़ लूँ, वहां से भी पढ़ लूँ, हर जगह से पढ़ लूँ जितना पढ़ सकती हूँ एक टॉपिक को। लेकिन जब हम एग्जाम के पास आते हैं ना, तो हम फंबल करने लग पड़ते हैं, हमें पता नहीं चलता हम कहाँ से रिवीजन करें। तो आई थिंक पहले तो कैंडिडेट को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए अपने आप को, एक पर्टिकुलर एक सोर्स रखना चाहिए, बहुत ज्यादा सोर्सेज पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत दिक्कत देता है आगे। सेकंड, हमें पेपर का ट्रेंड समझना चाहिए, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम हर चीज नहीं पढ़ के जा सकते हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बहुत वास्ट है। एग्रीकल्चर भी अगर आप उठा के देखेंगे तो इतना वास्ट सिलेबस है कि हम नहीं पूरा कर पा सकते हैं। तो हमें पहले क्वेश्चंस के ट्रेंड को देखना पड़ेगा और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसी तरह से तैयारी करके चलिए। और उसी तरह से आप करंट ज्यादा फोकस करिए। कोई ऐसे भी मैंने देखा है कि जैसे जीए के लिए लोग 8 8 10 10 महीने के जीए पढ़ के जाते हैं। मेरे हिसाब से इतना मतलब रिक्वायरमेंट है नहीं एग्जाम की, क्योंकि मतलब वो सिर्फ करंट जीए ही पूछते हैं ज्यादा एग्जाम्स में। तो मैंने खुद 3 मंथ्स का ही जीए पढ़ा था, उसी को बार बार रिवाइज किया था। और आई थिंक यही कुछ चीजें, खुद को बस खुद पे थोड़ा सा ट्रस्ट करिए कि आप कर सकते हो, अपने आप को कंसिस्टेंट रखिए और हार्ड वर्क करते रहिए। अगर आप अपनी तैयारी बीच में छोड़ दोगे तो आई थिंक ये तो पॉसिबल नहीं है फिर आप एग्जाम निकाल पाओ। बस खुद पे ट्रस्ट रखो, बस
आप तैयारी करते रहो बस ढंग से। Right. Intent should always be there to crack this exam. That is a good thing. Last question to you, Divyanshi. Interview बहुत important हो गया जब से pattern change हुआ 50 marks का है. So how was your interview and how do you adapt it to the situation? क्या था रहा आपका वो experience? लास्ट ईयर मैंने आपका मॉक लिया था, तो इस साल भी दिया था, तो आपने कहा कि तुमने प्रिपेयर नहीं किया। फिर मैंने मतलब मैं थोड़ा सा टाइम नहीं दे पा रही थी, फिर मैंने उन चीजों पे काम किया 2-3 दिन। आपने कहा इस तरह पढ़ो उस तरह पढ़ो, ये फिर मैंने फोकस किया। आपने कहा था कि आपके जॉब प्रोफाइल से काफी क्वेश्चंस रहेंगे, और वैसे ही था। जो हमारे मतलब पैनल के जो हेड थे, उन्होंने वही क्वेश्चंस पूछे कि आप क्यों अपनी जॉब छोड़ना चाहते हो, नाबार्ड में क्यों आना चाहते हो। रिलेटेबल क्वेश्चंस थे जो मुझे पता थे, वही आएंगे, वही पढ़े थे मैंने ढंग से। फिर जो सैयद अली सर थे, लकीली उन्होंने मुझे पहचान लिया कि तुम लास्ट ईयर भी आए थे और तुम्हारा इस साल यूनियन बैंक में हो गया, तो बहुत सरप्राइज भी थे और खुश भी थे, क्योंकि वो मतलब आई थिंक उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी रहा होगा कि यस मैं इस बार भी दे रही हूँ। बीइंग मतलब मैं एक जॉब में हूँ, फिर भी मैं एग्जाम अटेम्प्ट कर रही हूँ। आई थिंक उसका एक अच्छा इम्पैक्ट भी रहा होगा। और ये सर एक अटेम्प्ट होता है कि आप हाउ टू आंसर द क्वेश्चंस। पिछले साल मैं थोड़ा नर्वस थी, तो इस साल थोड़ा सा कॉन्फिडेंट भी थी, और अपना मतलब प्रिपरेशन अच्छा रखा मैंने, और आंसर करने का तरीका थोड़ा और इम्प्रूव किया। सो इन चीजों पे मैंने थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया था इस साल। सो ये मेरी स्ट्रैटेजी थी इस बार इंटरव्यू के लिए। और नाबार्ड के बारे में पढ़ के जाइए, अपनी स्टेट के बारे में, अपने बारे में। तो मैंने इन चीजों को डिवाइड करा हुआ था कि क्या क्या पढ़ना है। जैसे मैंने अपना अलग रखा हुआ था, अपना स्टेट का अलग, नाबार्ड का अलग। सो ये 3 फोकस एरियाज थे मेरे नाबार्ड इंटरव्यू के लिए। राइट. वन मैसेज मैं आपसे चाहूंगा. राइट. देखिए, एग्री कम्युनिटी में जो एग्री स्टूडेंट्स होते हैं, राइट, जो एग्रीकोज होते हैं, उनको बहुत डर होता है. लास्ट 2 years से नाबार्ड में एग्रीकल्चर डिसिप्लिन की वैकेंसीज नहीं आ रही है, राइट. राइट। वो सोचते हैं कि एज अ जर्नलिस्ट इट्स नॉट माई कप ऑफ टी. बहुत डरते हैं वो, पता नहीं. तो मैं हमेशा मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ. दिस टाइम अगर तुम देखोगे बहुत एग्रेरियंस है, एग्रीकोज है, ठीक है, फाइनल लिस्ट में. थोड़ा सा उनको मोटिवेट करो कि डरने की जरूरत नहीं है. नहीं आ रही है बेसिस में आप जर्नलिस्ट में कर सकते हो क्रैक. 1-2 लाइन प्लीज इसके लिए बोलो तुम. सो हाय एवरीवन, मैं यही बोलना चाहूंगी कि मैं भी आप में से ही थी। जब मैंने फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट दिया था, तो मैंने भी स्पेशलिस्ट पोस्ट पे दिया था। मैं भी यही सोचती थी कि यार जर्नलिस्ट तो हमारे काम, हमारे बस का नहीं है, क्योंकि हम तो एग्रीकल्चर के ग्रेजुएट्स हैं। लेकिन उससे अगले साल से वो एग्रीकल्चर की पोस्ट आने ही बंद होगी, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपना ड्रीम छोड़ दें नाबार्ड जाने का। क्योंकि नाबार्ड एक एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट के लिए काम करता है, और हम एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स हैं। सो अपने आप को कम मत समझिए, बस अपने आप को उतना बनाइए कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन में अपने लिए एक सीट रख पाए। सो ये मतलब खुद पे ट्रस्ट करने की बात है, और अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। बस और मेहनत करिए और कंसिस्टेंट रहिए, बस खुद पे ट्रस्ट करना बहुत बिल्कुल. जरूरी बिल्कुल. माई सेल्फ भी ऑल्सो, मैं भी एक एग्रीको ही हूँ. तो ऑलवेज आई ट्राई टू मोटिवेट द पीपल जो भी एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से, कि आप भी कर सकते हैं डेफिनेटली. है। Thank you, यस। Divyanshi, for all such your motivating and valuable feedbacks. Definitely, it will help for the 24 candidates. Thank you from my side, and all the best for your future endeavors. थैंक यू सो मच सर, थैंक Okay, bye bye. यू।